हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे एक टॉपिक इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। इससे बहुत सारे क्वेश्चन भी आते हैं और आई होप अभी तक हम लोग जो इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े हुए हैं और इलेक्ट्रिक फोर्स पढ़ लिए हैं उससे रिलेटेड ही टॉपिक होगा, क्योंकि इसमें गॉस लॉ में क्या करते हैं, जो हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, अगर आप कंटिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है चार्ज का, तब आप इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट करते हैं और उसकी वजह से उसको इंटीग्रेट करते हैं किसी एक पॉइंट पर, तो क्या होगा कि हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा और उस इंटीग्रेशन में आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टीज आती हैं, लंबे लंबे इंटीग्रेशन होते हैं। तो उस इंटीग्रेशन को थोड़ा सा कॉम्पैक्ट करने के लिए क्या किया गया है, गॉस एक टेक्निक, जिसको हम कह सकते हैं टेक्निक, कि प्रॉब्लम्स को क्या कर दें, सॉर्ट आउट करके छोटा सा बना लें। ठीक है, तो उस टेक्निक को लेके आए, उसी को कहते हैं गॉस थ्योरम भी कहते हैं। ये इलेक्ट्रिक फील्ड में भी उतना ही एप्लीकेबल है जितना कि मैग्नेटिक फील्ड में, यानी कि दोनों में इक्वली यूज़ किया जाता है। तो इनकी एक थ्योरम भी है गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, उसका भी हेल्प लेते हैं। उससे क्या होता है, सरफेस इंटीग्रल को आप वॉल्यूम इंटीग्रल में, वॉल्यूम इंटीग्रल को और सरफेस इंटीग्रल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इसको स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स को। बहुत ही अच्छा टॉपिक है। तो आज हम लोग केवल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कंप्लीट करेंगे, उससे रिलेटेड 2-4 क्वेश्चन करेंगे जो ठीक ठाक हैं, जो बेसिक हैं अभी, ये मान लीजिए, उससे ही शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्टार्ट करने से पहले तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है वो हम लोग समझते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता क्या है? फ्लक्स का मतलब कोई भी अमाउंट किसी भी सरफेस को क्रॉस कर रही है। जैसे एनर्जी फ्लक्स हो गया, इंटेंसिटी फ्लक्स हो गया, जैसे साउंड की इंटेंसिटी है उसका फ्लक्स हो गया। फ्लक्स कोई भी हो, तो हम यहाँ पे वेक्टर फील्ड ले लेते हैं। कोई भी एक वेक्टर है जो कि एक सरफेस एरिया को या सरफेस को क्रॉस करके निकल रही है। ठीक है, तो सरफेस एरिया भी कैसी क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है। सरफेस एरिया कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है। मान लीजिए आपने एक एरिया लिया, एक सरफेस ले लिया। ठीक है, ये सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, क्योंकि हम इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करेंगे तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकालेंगे। ठीक है, हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का कॉन्सेप्ट पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसका एरिया वेक्टर देखूं, क्या देखूं, एरिया वेक्टर देखूं, तो ये कैसे हो जाएगा, इस तरीके से। ये किसका एरिया वेक्टर है, ये जो सरफेस है उसका एरिया वेक्टर है। ये एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर टू द सरफेस होता है। जैसे मान लीजिए आपके पास ये सरफेस है, इस पर अगर एरियल वेक्टर बनाना है तो ये जस्ट इसके कैसा होगा, परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, आउटवर्ड डायरेक्शन, क्योंकि आप यहाँ से देख रहे हैं तो आपके लिए ये आउटवर्ड डायरेक्शन है। ठीक है, और मैं देखूंगा तो मेरे लिए ये है। तो आप जहाँ से देख रहे हैं उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है सरफेस पे, तो वो जो डायरेक्शन होगी वो किसकी होगी, एरिया वेक्टर की डायरेक्शन होगी। ठीक, अब एरिया वेक्टर से थोड़ा सा और बड़ा बना लेते हैं इसको। ये जो एंगल है वो एंगल इनके बीच में कितना है, थीटा है। ये क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये आपका एरिया वेक्टर है जो कि है ds। क्या है, ds। ठीक है, आप मान लीजिए एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें आप इस शीट को रख देते हैं इस तरीके से, तो जो भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आएंगी इससे इसको क्रॉस करेंगी। अभी प्लेन शीट है, क्या है, प्लेन शीट मान के चल रहे हैं।
ये प्लेन शीट है उससे पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पड़ेंगी तो ये इसको क्या करेंगी, क्रॉस करके इस तरफ आएंगी। ठीक है, अब मान लीजिए इसका एरिया वेक्टर मैं अपने लिए मान रहा हूँ तो ये इधर की तरफ होगा। जब यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन आ रही हैं और आप इधर को देख रहे हैं तो ये इस तरफ होगा, मेरे लिए अपोजिट डायरेक्शन होगी दोनों की। ठीक, तो अभी हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन यहाँ से आ रही है, एक्स डायरेक्शन में जा रही है। किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस में जा रही है। और एरियल वेक्टर आपने क्या किया, थोड़ा सा टिल्ट करके रखा, जैसे कि हम इसको एकदम उसके पैरेलल ना रख के थोड़ा सा टिल्ट कर देंगे तो एरिया वेक्टर अब ऐसे ना होके थोड़ा सा इस तरीके से होगा। और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो एक्स एक्सिस के एकदम पैरेलल है। ओके, तो यहाँ से जो फील्ड लाइंस गुजर रही है, इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन, तो हम कहेंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फोर्स लाइन क्रॉसिंग the area of the plane is called flux। तो ये हो जाएगा is called electric flux। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, फाई से। ओके, तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हैं अभी यहाँ कितनी गुजर रही हैं, इनको काउंट कर सकते हैं आप, थोड़ी और बढ़ा लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। ये कैसी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। कैसी है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ओके, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने क्या किया, एक सरफेस लिया, उससे क्रॉस हो रही है जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। ओके, अब एरिया एक वेक्टर है तो जाहिर सी बात है, जैसे हम मान लेते हैं यहाँ पे बहुत सारे एरिया बना लेते हैं जिससे आपको थोड़ा सा और, ये है अभी, तो इसका एरिया वेक्टर क्या होगा, इसका एरिया वेक्टर हो जाएगा इस तरीके से। अब हम क्या करें, दूसरा फिर से बना लेते हैं। थोड़ा सा ये रोटेट नहीं हो रहा है, ऐसे बना लेते हैं। मान लीजिए इसको मैंने थोड़ा सा तिरछा कर लिया। क्या कर लिया, थोड़ा सा तिरछा बना लिया इस तरीके से। अब एरिया वेक्टर क्योंकि ये इसके परपेंडिकुलर है तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन। इन दोनों से जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इसको चेंज करेंगे, वैसे वैसे एरिया वेक्टर चेंज होता जाएगा। और आप जब इसको एक प्लेन शीट बना देंगे इस तरीके से, तो एरिया वेक्टर कहाँ हो गया, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऐसे ही निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये निकल रही हैं, ठीक है ना, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। तो यहाँ से इस सरफेस एरिया को, इसमें से फ्लक्स कितना होगा, इसमें से फ्लक्स 0, क्योंकि कोई भी फील्ड लाइंस इस सरफेस एरिया को क्रॉस नहीं कर रही। यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, मैक्सिमम, क्योंकि इसका सरफेस एरिया एकदम उसी के सामने है। यहाँ पे अलग होगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स,
ठीक है, क्योंकि यहाँ पे सरफेस एरिया जैसे जैसे 90 डिग्री, जैसे ये है सरफेस है। अब आप क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस वहाँ से आ रही हैं, आपने क्या किया, इस प्लेट को धीमे धीमे ऐसे करते गए, तो ये एंगल धीमे धीमे क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अभी 0 डिग्री है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और सरफेस एरिया के बीच, जैसे जैसे एंगल बढ़ेगा ये भी बढ़ेगा, क्योंकि साइन की वैल्यू, सॉरी कॉस की वैल्यू जो है थीटा की, वो कहाँ से कहाँ तक होती है, 1 से स्टार्ट होती है और 0 तक जाती है। 1 होता है 0 डिग्री पर, ये होता है π/2 यानी कि 90 डिग्री पर। अभी ये 0 डिग्री बना रहा है तो मैक्सिमम फ्लक्स है। जैसे जैसे ये टिल्ट होगा और ये कितना बना लेगा, 90 डिग्री, फ्लक्स हो जाएगा 0। इससे क्रॉस होने वाली जो लाइंस होंगी वो क्या होंगी, 0, तो फ्लक्स हो जाएगा 0। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हैं, क्योंकि फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी है। कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स का फॉर्मूला लिखेंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हम दो तरीके से लिखेंगे इसको। पहले तो डॉट प्रोडक्ट लगाएंगे, ई इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, ए क्रॉस सेक्शनल एरिया हो गया, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स, दैट इज कॉल्ड फ्लक्स। अगर मैं इसको और आगे लिखूंगा तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई ए कॉस थीटा, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट का जो फॉर्मूला होता है ए डॉट बी, जैसे आप दो वेक्टर लेते हैं ए एंड बी, दोनों का डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो होता है ए बी कॉस थीटा। थीटा क्या होगा, एंगल बिटवीन, थीटा है एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर, ओके। एरियल वेक्टर को हम ए से डिनोट कर रहे हैं यहाँ पे। ये आपका, अब इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की यूनिट क्या होती है, दो तरीके से लिखते हैं हम। इलेक्ट्रिक फील्ड न्यूटन पर कूलम, क्या होगा, न्यूटन पर कूलम। अब अगर मुझे इसकी यूनिट लिखनी है, क्योंकि इसका यूनिट कितना, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ये इसका क्या हो जाएगा, यूनिट हो जाएगा। ठीक है, तो ये फ्लक्स हो गया आपका इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसी को एक्सप्लेन किया, इसी का यूज़ किया है गॉस ने अपना लॉ देने के लिए। तो गॉस लॉ क्या है, गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो यहाँ पे हम इसको इंटीग्रेशन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। किस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को इंटीग्रेशन के फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, हम क्या करेंगे, इसको, इस पूरे को इंटीग्रेशन में बदलेंगे तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट डी एस, ये लाइन एलिमेंट है और ये क्लोज इंटीग्रल होगा। ये क्या है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, क्लोज सरफेस इंटीग्रल है। ये इसका इंटीग्रेशन वाला फॉर्म हो गया, इंटीग्रल फॉर्म हो गया। गॉस लॉ, गॉस लॉ क्या कहता है, गॉस लॉ कहता है कि अकॉर्डिंग टू द गॉस लॉ, इलेक्ट्रिक फ्लक्स passing through the
through the closed surface equal to the ratio of enclosed charge by the Gaussian surface to permittivity of free space. Permittivity of free space, that is called electric flux. इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो हम लोगों को हाइट, जैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मैंने डिफाइन कर दिया, क्लोज सरफेस। क्लोज सरफेस का मतलब एक ऐसा सरफेस जो क्लोज हो, जैसे कि स्फीयर, जैसे कि एक सिलेंडर जो क्लोज्ड है, कहीं से भी ओपन नहीं है, इस तरीके से। अब कहोगे सिलेंडर में ऊपर और इस तरफ क्या होता है, ओपन होता है, तो ऐसा नहीं, आप उसको भी क्लोज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा गॉसियन सरफेस। गॉसियन सरफेस क्या होता है, एक ऐसा सरफेस जो चार्ज को क्या कर ले, पूरे चार्ज को इंक्लोज कर दे, जिससे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, तो उसी सरफेस को कहते हैं गॉसियन सरफेस, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा फॉर्मूला, फाई इज इक्वल टू इंक्लोज्ड चार्ज, किससे, गॉसियन सरफेस से जो क्लोज्ड चार्ज हो वो, अपॉन एप्सिलॉन नॉट, दैट इज कॉल्ड गॉस लॉ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके, अब हम देखेंगे क्योंकि दोनों फील्ड सेम है, दोनों कैसे हैं, सेम है। ये वाली इक्वेशन देखिए, फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। डी एस क्या है, सरफेस एलिमेंट है, दोनों को इक्वल करेंगे तो क्लोज इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी एस इज इक्वल टू क्यू इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये आपका क्या हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा। ये क्लोज सरफेस इंटीग्रल है, क्या है, सरफेस इंटीग्रल। ये इक्वेशन हम लोग बहुत यूज करेंगे। कौन सी इक्वेशन, ये वाली भी यूज करेंगे उतनी ही, ओके। क्योंकि ये वाली इक्वेशन में इंटीग्रेशन है, किसका है, इसका है, तो हम कोशिश करेंगे कि अपना जो भी गॉसियन सरफेस हो ऐसा हो जिसका हम इंटीग्रेशन इजीली कर सकें, यानी कि जिसका सरफेस एरिया हमें मालूम हो, ठीक है ना। तो हम गॉसियन सरफेस को कोशिश करेंगे कि सिमेट्रिक हो, कैसा हो, सिमेट्रिक हो, तो उससे हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, ओके। चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा भी हो, फॉर एग्जांपल जरूरी नहीं कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है ये, तो ये ऐसी ही लाइन हो, ऐसी भी लाइन ले सकते हैं आप, इस चाहे जैसी लाइन ले सकते हैं, ऐसी लाइन ले सकते हैं, बस आपको पता होना चाहिए इस पे चार्ज कितना है। आप सरफेस बनाइए, स्फेरिकल सरफेस बना दिया, उससे इंक्लोज कर दिया। इस पे अगर इंक्लोज करने के लिए आपको सिलेंडर बनाना पड़े तो सिलेंडर बना दीजिए। तो ये गॉसियन सरफेसेस हैं, क्या है, गॉसियन सरफेस है। अब आपको ये नहीं करना है कि इंटीग्रेशन में आपको ध्यान रखना है कि वो सिमेट्रिक है। मान लीजिए अगर आप इसका इंटीग्रेशन करते हैं, मान लीजिए एक कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर इस तरीके से है और इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, यूनिफॉर्मली चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है इसके सरफेस पर, और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है इस पॉइंट पर, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर, इससे। तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड आपको फाइंड आउट करनी है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, टोटल चार्ज आपको पता होना चाहिए, इंक्लोज चार्ज। इंक्लोज चार्ज के लिए आपको सरफेस बना लेंगे तो इजीली कैलकुलेट हो जाएगा। लेकिन जब इसी को विदाउट गॉसियन लॉ यूज करके करेंगे तो बहुत दिक्कत होगी। हर एक पॉइंट का आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, क्योंकि हर एक सरफेस कैसा है, थोड़ा टेढ़ा है, तो इसका एरियल वेक्टर
जब आप लोगे ये इधर की तरफ जाएगा, इसका एरियल वेक्टर इधर की तरफ आएगा, ऐसे ये एरियल वेक्टर इधर की तरफ चेंज होते जाएंगे इनकी डायरेक्शन। तो इस तरीके से आप जब इसको इंटीग्रेट करेंगे क्लोज इंटीग्रल से तो बड़ी दिक्कत आने वाली है इंटीग्रेशन में। इसको इजी करने के लिए क्या करेंगे, हम सीधे से एक गॉसियन सरफेस बना देंगे जो कि सिमेट्रिक होगा, जिसका इंटीग्रेशन करना इजी होगा। और ये पॉइंट, इसकी जो रेडियस होगी वो उसी पॉइंट पर होगी जिस पर आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। उतनी ही रेडियस का, उतनी ही साइज का बनाना है आपको, ठीक है। उससे जो इंक्लोज चार्ज होगा तो उससे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकलेगा उसको दोनों को इक्वल करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इजीली कैलकुलेट। तो इस पार्ट को इजी करने के लिए, इंटीग्रेशन को इजी करने के लिए हम लोग गॉस लॉ का यूज करते हैं। हम लोग इसको देखते हैं एक चार्ज से, क्या एक पॉइंट चार्ज लेते हैं, उससे हम कैलकुलेट करके इसको प्रूव करने की कोशिश करते हैं। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इसको क्या लिखेंगे, at a point P due to a point charge, ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, कोई एक पॉइंट चार्ज है उससे आपको इलेक्ट्रिक क्या निकालना है, फ्लक्स निकालना है, ठीक है। ओके, तो इसको करते हैं। तो हम मान लेते हैं कि ये आपके पास सरफेस है, ये पहले हम चार्ज बना देते हैं। मान लीजिए ये चार्ज है, ये चार्ज है इससे P पॉइंट पर, कितने पॉइंट पर, P पॉइंट पर। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस हमने कितनी मान ली है, ये पॉइंट P है, ये प्लस Q चार्ज मान लीजिए है। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, R। इस पर मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है कि कितनी होगी। तो कैसे करेंगे, अब इजीली फॉर्मूला रखेंगे, आंसर आ जाएगा। जैसे फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, E इज इक्वल टू के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। ये चार्ज है Q, ये डिस्टेंस है R, और K क्या है, कांस्टेंट है। इसको हम ऐसे भी लिखते हैं, E इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन आर स्क्वायर। ओके, अब हमें क्या करना है, इससे निकालना, गॉस का यूज करके, गॉस लॉ का। तो हम क्या करेंगे, एक सरफेस मान लेंगे, ठीक है, थोड़ा और छोटा करते हैं। ओके, ये आपका गॉसियन सरफेस बन गया। ये क्या बन गया, गॉसियन सरफेस। इसको हम लोग कहेंगे गॉसियन सरफेस। ओके, ये आपका गॉसियन सरफेस है। आपको उतनी ही डिस्टेंस, उतनी ही रेडियस का बनाना है जितनी डिस्टेंस पर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करनी है। अब हम इस फॉर्मूले में लिखते हैं कि आपको पता है फ्लक्स फाई, फ्लक्स फाई होता है क्लोज इंटीग्रल सरफेस इंटीग्रल E डॉट डी एस। ओके, ये आपका एरियल वेक्टर होगा। तो एरियल वेक्टर जस्ट कैसा होगा, इसके परपेंडिकुलर होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इससे जो बाहर निकलेगी वो इस तरीके से निकलेगी, ये ऐसे।
ओके। इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड और एरियल वेक्टर दोनों की डायरेक्शन सेम होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरियल वेक्टर। ये आपका ds वेक्टर है, एरियल वेक्टर है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। हर एक पॉइंट पर इसके इस स्फीयर के हर एक पॉइंट पर एरियल वेक्टर और डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर पैरेलल। तो दोनों पैरेलल होंगी तो डायरेक्शन यानी कि थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 0 डिग्री, हो जाएगा कि नहीं। अब हम इसको लिखते हैं, फाई इज इक्वल टू हो जाएगा क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी एस का ई डी एस कॉस थीटा, और ये कितना है 0 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, यहाँ पे रखेंगे तो फाई इज इक्वल टू क्लोज सरफेस इंटीग्रल ई डॉट डी एस। ओके, क्योंकि ये स्फीयर है तो स्फेरिकल कोऑर्डिनेट में ds जो होगा वो हो जाएगा r स्क्वायर साइन थीटा d थीटा एंड d फाई। ओके, इसकी वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, और e की वैल्यू क्या है, e इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर, क्योंकि हमें प्रूफ करना है कि जो फ्लक्स है गॉस का लॉ फाई इज इक्वल टू q इंक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट है। तो ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये इसी इंक्लोज सरफेस की वजह, जो चार्ज है वो कितना है q है, वही मैंने यहाँ पे लिखा है जो इस सरफेस से इंक्लोज्ड है। इनकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई की वैल्यू हो जाएगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q अपॉन r स्क्वायर साइन थीटा d theta and d phi. Then phi is equal to q upon 4 pi epsilon naught, r से r कैंसिल हो जाएगा, साइन थीटा d थीटा, फिर इंटीग्रेशन d phi। इनकी वैल्यू लिमिट रखेंगे, लिमिट क्या होगी, यहाँ 0 से पाई होगी और ये 0 से 2 पाई। ओके, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको करेंगे तो माइनस कॉस थीटा, इस साइन थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है माइनस कॉस थीटा, 0 से पाई, 0 से 2 पाई एंड डी फाई। सो ओके, दो बार फाइल है तो हम इसको इस तरीके से फाइल लिख सकते हैं, ठीक है। ये फाइल लिख सकते हैं, ठीक है। तो स्मॉल फाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसकी वैल्यू लिखेंगे तो माइनस कॉस पाई, माइनस माइनस प्लस कॉस 0, 0 से 2 पाई डी फाई। ओके, फाई इज इक्वल टू q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। इसकी वैल्यू -1 होती, माइनस माइनस प्लस, इसकी वैल्यू 0 होती है तो ये 1 + 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। हम डायरेक्ट ना लिख के यहाँ लिख लें, इसकी वैल्यू 1, इसकी भी वैल्यू 1 हो जाएगी, और ये इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, फाई आएगा, लिमिट हो जाएगी 0 से 2 पाई। और आगे लिखेंगे तो q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कितना आ गया, ये 1 + 1 2, और इसकी वैल्यू जब रखेंगे तो पहले लिखेंगे 2 पाई, फिर माइनस लगाएंगे तो ये हो जाएगा 0, तो ये आ गया 2 पाई, 2 पाई का इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4 पाई, कितना हो जाएगा 4 पाई
और 4 पाई एप्सिलॉन नॉट पहले से ही है और q है, तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, यानी कि फाई इज इक्वल टू हो गया q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। दैट इज द प्रूफ। ओके, तो ये आपका क्या आ गया, प्रूफ हो गया कि ये जो फ्लक्स है गॉस के लॉ के थ्रू वो भी सही है। नेक्स्ट, अगर मैं इसमें फ्लक्स के और क्वेश्चन ऐड करूं 2-3 तो वो क्या होंगे? जैसे मान लीजिए कि मैं क्या करता हूं, 3 केस बनाता हूं। कितने केस? 3 केस। तीनों केस में आपको बताना है फ्लक्स क्या होगा। इसको डिलीट कर देते हैं, मैं ही बनाता हूं अपने हाथ से। एक ये है, एक ये है, एक ये है। यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। ये कैसी है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी कितनी है? ई है। ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है जिसकी इंटेंसिटी ई है। ठीक है, ये जो आपको दिख रहा है उसकी लेंथ है एल। लेंथ कितनी है? एल है। विड्थ है वी। ओके, इसका एरिया वेक्टर, इसका एरियल वेक्टर पैरेलल है एकदम इलेक्ट्रिक फील्ड के। इसका एरियल वेक्टर ऐसे है, सॉरी ये है। इसका एरियल वेक्टर ये है। ओके, ये एंगल है थीटा, यानी कि ये एंगल है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री। तीनों सेम सरफेस है। पहले हमने ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा, फिर ऐसे रखा। तीनों केस में, फर्स्ट केस, सेकंड केस, थर्ड केस में आपको क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकालना है, कितना होगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला क्या है? फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए। ओके, यही है ना। इलेक्ट्रिक फील्ड है ई, इसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा इतना। ठीक है, अगर मैं इसकी कोई वैल्यू दे देता हूं तो आप और इजीली निकाल सकते हैं, लेकिन हमें ई एल वी के टर्म में ही चाहिए। किसके टर्म में चाहिए? ई एल और बी के टर्म में। तो क्या हो जाएगा? पहले का जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, क्योंकि एरियल वेक्टर डी एस या एरिया वेक्टर ए और इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ आर सेम डायरेक्शन, यानी कि थीटा कितना है? 0 डिग्री, और कॉस 0 की वैल्यू होती है 1, तो फाई इज इक्वल टू हो जाएगा ई डॉट ए, यानी कि ए
कॉस जीरो की वैल्यू 1 रखेंगे तो 5 हो जाएगा E इंटू ए, और E इंटू ए तो A की वैल्यू है L इंटू वी, ऐसे लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है जिसमें इलेक्ट्रिक फील्ड ये गई है और एरियल वेक्टर ये है ए, दोनों के बीच का एंगल कितना है 90 डिग्री है, तो यहाँ पे थीटा कितना है 90 डिग्री है, कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए वेक्टर यानी कि ई ए कॉस 90 डिग्री, और कॉस 90 की वैल्यू हो जाएगी कितना 0, तो ये हो जाएगा फ्लक्स 0। ओके, नेक्स्ट ये वाले क्वेश्चन में ये थीटा कितना है 30 डिग्री, और कॉस 30 की वैल्यू, कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है √3/2, यहाँ पे वैल्यू रखोगे तो कितना आ जाएगा, फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए यानी कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस 30, कॉस 30 की वैल्यू है और ए की वैल्यू है L इंटू वी, 30 की वैल्यू √3/2, तो आंसर आ गया √3/2 ई L इंटू बी। इस प्रकार से हम क्या ले सकते हैं, एक सीट ले सकते हैं, सर्कुलर सीट ले सकते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से निकालना। अब दूसरा क्वेश्चन मान लीजिए मैं क्या करता हूं, इसमें एक स्फीयर बना देता हूं। क्या बना देता हूं, स्फीयर। एक स्फीयर है जिससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। क्या निकल रही हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया। किस में रख दिया, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में इसको रख दिया। ये क्या है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है E। ये क्या है, एक स्फीयर है। स्फीयर पे आप जब भी इस पे डालोगे ना, तो यहाँ पे एरियल वेक्टर देखना, दोनों की डायरेक्शन देखना। पहले हम क्या करेंगे, हाफ को डिवाइड करेंगे, हाफ हाफ में डिवाइड करेंगे। इस तरीके से इसको हाफ में हमने डिवाइड कर दिया। इस तरफ का हाफ है, इस तरफ का हाफ अलग है। ओके, तो हम इसको ऐसे भी बना सकते हैं। अभी के लिए ऐसे ही देखो। तो इसका जो एरिया वेक्टर है, क्योंकि ये इस तरफ जा रहा है, इसका एरियल वेक्टर कहाँ की तरफ होगा, ऐसे होगा, ठीक है। और इसका एरियल वेक्टर इस तरफ होगा। जब हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, सेम इलेक्ट्रिक फील्ड जो इस डायरेक्शन में आ रही है, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड है E और ये है ds वेक्टर। सिमिलरली या A वेक्टर लिख लो, या क्या लिख सकते हो, A वेक्टर, क्योंकि हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ds भी मान सकते हो। और इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ, यहाँ पे सबके एंगल 180 डिग्री है, ठीक है। मतलब ये वाले का और इस वाले का 0 डिग्री है। जैसे जैसे आप इसको इंटीग्रेट करेंगे, वैसे वैसे जस्ट इसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको फ्लक्स निकलेगा। इस चीज़ को ना करके हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्लक्स को ऐसे देखेंगे कि कितना फ्लक्स इससे क्रॉस कर रहा है, कितना फ्लक्स इससे क्रॉस कर रहा है। तो जो क्रॉस करेगा, क्रॉस करने के बाद जो निकलेगा रिजल्टेंट, वो हमें फ्लक्स देखना है, ठीक है। अब अगर मैं इस फिगर की बात करता हूँ, तो इसमें से जितना फ्लक्स इंटर कर रहा है हाफ से, उतना ही फ्लक्स इसमें से बाहर निकल रहा है। तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। अगर मैं इसको इंटीग्रेट करता हूँ, क्या करता हूँ, इस पूरे को इंटीग्रेट करता हूँ, हाफ
हाफ स्फीयर को, तो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आएगी या फ्लक्स आएगा वो निगेटिव होगा, इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। दोनों को ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 0, क्योंकि वो सेम अमाउंट का होगा, सेम डिस्टेंस होगा, सेम तरीके से इसका वेरिएशन होगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए इसी में मैं क्या करूं, एक इस तरीके का हाफ स्फीयर ले लिया मैंने, इसकी रेडियस कितनी है r है। अब मैं क्या करता हूं, यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इस तरीके से निकालता हूं, फ्लक्स, तो कितना हो जाएगा इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्योंकि यहां पे टोटल जो सरफेस एरिया हो जाएगा वो ये वाला सरफेस एरिया नहीं होगा ऊपर वाला, क्योंकि ये किसको देख रहा है, इस वाले को। तो किससे गुजर रहा है, इससे गुजर रहा है, ये सरफेस से। ओके, इस सरफेस को हम देखेंगे तो ये हो जाएगा 2πr, और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर E है तो इनके बीच का जो एंगल होगा वो 0 डिग्री, तो फाई हो जाएगा E इंटू 2πr², πr² कितना हो जाएगा πr², ये आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। अब यही इसका और हाफ कर देते तो π/2r² हो जाता। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को थोड़ा टिल्ट कर दूं, कैसे कर दूं, इस तरीके से कर दूं, तब भी वही रहेगा, क्योंकि वो उतना ही फ्लक्स इसको क्रॉस कर रहा है। अगर ये धीमे धीमे ऐसे करके इस तरीके से क्रॉस करे तो आपका जो पैराबोला वाला शेप होगा उससे जितना क्रॉस करेगा वो होगा। तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। मोस्टली ज़्यादातर क्वेश्चन एक ये वाला पूछा जाता है कि मान लीजिए कोई एक ब्लॉक है, क्यूब है, क्या है, क्यूब है, ये क्यूब है तो सबकी जो साइड है वो इक्वल होंगी। हमने क्या किया, चार्ज को अलग अलग पोजीशन पे हम रखेंगे। इस क्वेश्चन में अलग अलग पोजीशन, मान लीजिए आपने पहले चार्ज रखा कहाँ पे, इस सरफेस पर, ऊपर वाले सरफेस पर, प्लस क्यू चार्ज ही मान लीजिए, चाहे माइनस लो, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो कितना फ्लक्स इससे पास होगा, इस पूरे क्यूब से फ्लक्स कितना पास होगा। दूसरा, आप इस कॉर्नर पे रखेंगे प्लस क्यू चार्ज, तब कितना फ्लक्स पास होगा। तीसरा, जब आप इसके बिल्कुल बीच में रख देंगे तो कितना फ्लक्स पास होगा। ठीक है ना। आप ऐसे भी कर सकते हैं, आप इसके इस कॉर्नर पर भी फ्लक्स क्यू चार्ज रख सकते हैं, तो कितना फ्लक्स पास होगा। तो आपको पोजीशन बदलनी है, फ्लक्स अपने आप बदल जाएगा। जैसे इस पे, अब इस चार्ज को इंक्लोज करने के लिए ऐसे ही 8 क्यूब चाहिए, कितने चाहिए, 8। तो चार्ज का जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा फाई इज इक्वल टू किसके लिए, इसके लिए क्यूब 8 एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि आपको कितने चाहिए, 8 चाहिए इस क्यूब को इंक्लोज करने के लिए। ठीक है, इसको कितने चाहिए, क्योंकि एक इसके ऊपर रहेगा, एक इसके इस साइड रहेगा। अगर आप मान लीजिए इसको क्लोज करना चाहें, कोई एक लाइन है उसको क्लोज करना चाहें, तो एक इसके ऊपर रहेगा, एक इसके इस तरफ रहेगा, एक उसके उस तरफ, तो कितने हैं, 4 पार्ट होंगे। कितने, 4 पार्ट होंगे। तो इसका जो फ्लक्स होगा, इस वाले का फ्लक्स, मान लीजिए इनको अलग अलग नाम दे देते हैं, Q1 तो ये φ1 हो जाएगा, ये Q2 तो ये φ2, तो φ2 कितना हो जाएगा, Q/4 एप्सिलॉन नॉट। इससे कितना फ्लक्स निकलेगा, इसको 3 मान लेंगे तो φ3 हो जाएगा Q3 अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि ये फुल इंक्लोज्ड है। इसको इंक्लोज करने के लिए ये Q4 है,
इसको इंक्लोज करने के लिए केवल एक सरफेस चाहिए, तो ये 2 में डिवाइड हो जाएगा, तो phi इज इक्वल टू Q4/2 एप्सिलॉन। अगर ये इक्वल है Q1 Q2 Q3 तो यहाँ पे रिप्लेस कर दो, आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, इस तरीके से हम कर सकते हैं। हमें देखना है कि इस चार्ज को सबसे पहले इंक्लोज करना है और कितने में ये फ्लक्स या चार्ज डिवाइड हो जा रहा है इक्वली, उस टेक्निक को यूज़ करके हम इसको करते हैं। हम ऐसे इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन नहीं करते हैं तब, क्योंकि उसको करने में थोड़ा टाइम लगेगा। ये लॉजिक से हम लगाएंगे तो ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन करेंगे जिसमें हम कर्ल एंड डाइवर्जेंस भी देखेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड का। ठीक है, थैंक यू।